हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी पर। आई एम शुभम विथ यू। तो सबसे पहले दोस्तों आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर मैं आपको एक लाइन सुनाना चाहता हूँ कि दोस्तों, जहाँ पर इंग्लिश के वर्ड साइलेंट हो जाते हैं वहाँ पर हमारी हिंदी की एक बिंदी भी बहुत बड़ा अर्थ प्रकट करती है, बहुत बड़ा संकेत देती है। तो चलिए अब यहीं पर देखते हैं हम कुछ तथ्यों के बारे में। तो यहाँ पर हम पूरा कंप्लीट अध्ययन करेंगे हिंदी दिवस पर विशेष, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ और इसके साथ साथ वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। जैसे कि मैं स्लाइड में दिखा सकता हूँ कि हिंदी विवाद और यूपीएससी और हिंदी को लेकर, हिंदी माध्यम को लेकर बहुत बड़ी चुनौती आज जो है कि देखी जा रही है और कई बार इसके लिए बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन भी होते हैं। तो इस बात को हम निष्पक्षता के साथ देखेंगे और यहाँ पर मैं बहुत से आंकड़े भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक के डिस्कशन को। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखें कि भारत के पहले प्रधानमंत्री, जैसा कि आप जानते ही हैं, जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो उन्होंने 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। पहली लाइन क्लियर कर लिए। और दूसरी बात, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको देखने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 14 सितंबर 1949 की बात कही जा रही है, अपनाने की बात कही गई आधिकारिक तौर पर। लेकिन आपको यहाँ पर गौर करना है कि जैसे आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है और आपके दिमाग में ये हो सकता है कि 1949 को ही हो सकता है कि पहली बार दिवस मनाया गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर गौर कीजिएगा कि पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही मनाया गया, जैसे कि आज 14 सितंबर है, आप जान ही रहे हैं। तो 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। ये महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ पर एक गर्व की बात है कि हिंदी शब्द जैसे सूर्य नमस्कार और जुगाड़, सबसे प्रचलित शब्द कौन सा है? जुगाड़। ज़्यादातर हम कहते हैं कि हम भारतीय किसी न किसी टॉपिक के लिए जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जुगाड़ जो शब्द है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का हिस्सा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आगे देखते हैं क्या बातें कही जा रही हैं। तो यहाँ पर कुछ संवैधानिक पहलुओं पर चर्चा की गई है, इसको आपको गौर से देखने की जरूरत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। जो आपका ये अनुच्छेद है, भाग और अनुच्छेद के बारे में अगर आपको जानकारी ना हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं पॉलिटी की, वहां मैंने आपको विस्तार से भाग और अनुच्छेद के बारे में बताया है। और अगली बात, संविधान के अनुच्छेद यही 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा क्या होगी और कैसे कैसे वहां पर कार्य किए जाएंगे, इसके बारे में भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगली बात कही जा रही है कि अनुच्छेद 343 के खंड 1, जैसे कि अगर इंग्लिश में पढ़ें तो आर्टिकल 343 क्लाज फर्स्ट के अनुसार देवनागरी लिप, जो कि आप जान रहे हैं देवनागरी लिप लिखित हिंदी संघ की भाषा होगी। जो यूनियन की भाषा होगी, द लैंग्वेज ऑफ यूनियन, वो क्या होगी? वो हिंदी स्क्रिप्ट ही होगी। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में आगे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 351 के अनुसार कहा गया है, संघ को यह निर्देश दिया गया है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार करे। उसे इस प्रकार से निर्देश दिया गया है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार जरूर करे। आगे बात कही जा रही है कि आर्टिकल 348 में कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, वहां पर केवल इंग्लिश ही चलती है। और इसके आगे कहा गया कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में हिंदी को लाने के लिए कई बार याचिकाएं भी दायर की गई, मैं आपको बता देता हूं। और हिंदी को अगर आप वहां पर लाने की वहां पर अगर लाने की कोशिश करते हैं तो ये असंवैधानिक होगा। अब संवैधानिक क्या है, असंवैधानिक क्या है और गैर संवैधानिक, इसे जानने के लिए आप पॉलिटी की पहली जो फर्स्ट लेक्चर है मेरा, जिस पर 1.5 के व्यू है, उसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक का पूरा मामला मैंने आपको बहुत विस्तार से समझाने की पूरी कोशिश की। अब आइए जानते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक लाइन और थी, वो मैं आपको बताने को भूल जा रहा था कि कुछ राज्य जो हैं वहाँ के जो HC का मतलब हो गया हाई कोर्ट, HC का मतलब हाई कोर्ट, और यस सी जो मैंने लिखा है उसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है दोस्तों, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएं और कमेंट बॉक्स में ये प्रश्न पूछने लगें, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दिया। तो जो जैसे कि अभी हरियाणा के बारे में चर्चा की जाएगी, फिलहाल ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हरियाणा ने भी कुछ अपना नियम लाया है मई 2022 में,
2020 में जो है कि उन्होंने अपना एक जो है कि कुछ नोटिफिकेशन भी लाया था। फिलहाल अभी मैं वहाँ पर चर्चा नहीं करूँगा, नहीं तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ जो राज्य हैं वो हिंदी यूज कर रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पर बात कही गई है। आगे चर्चा करते हैं। जो महत्वपूर्ण लेक्चर है, इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है वो यही है कि हिंदी विवाद और यूपीएससी। हिंदी विवाद और यूपीएससी की हेडिंग मैंने यहाँ आपके लिए बनाई है। और यहाँ पर जो ऐतिहासिक बात कही जा रही है कि दक्षिण में हिंदी को लेकर बहुत पुराना विवाद है। कभी उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि जैसे वहाँ पर क्या कहा जा रहा था कि एक लाइन में आपको सुनाता हूँ कि आर्य हंस रहे हैं और तमिल रो रहे हैं। तमिल ब्राह्मण जो है यहाँ की जो मेन मतलब मातृभाषा है उसको नष्ट कर रहे हैं। ऐसे बहुत से विवाद थे। फिलहाल अभी वहाँ पर मैं चर्चा नहीं करता हूँ क्योंकि वो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप मेरी जो है मजबूरी को समझ सकते हैं और जिस टॉपिक को हम सीख रहे हैं उसकी सीमा में रहकर सीखें, नहीं तो फिर हम बहुत ज़्यादा उलझ जाएंगे। आशा करता हूँ मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में हिंदी को लेकर काफ़ी विवाद देखा गया, आंदोलन देखा गया और लगभग यह आंदोलन 3 साल तक चला था। क्यों चला था, एक लाइन में बता देता हूँ मैं कि वहाँ पर हिंदी को पढ़ाने की बात कही जा रही थी और फिर संविधान के जो है कि बहुत से मेंबर के साथ भी समझौता किया गया और कभी मैं पक्का वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ पर उस टॉपिक को रिलेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इसी के लिए विवाद हो रहा था। और अगली बात कही जा रही है कि जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया जिसके अनुसार हिंदी और अंग्रेजी दोनों को भारत की आधिकारिक भाषा बना दिया गया। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है उसको मैं यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये नीचे देखना पड़ता है क्योंकि यहाँ जो मेरा लैपटॉप है ये नीचे है, बिना देखे पढ़ाया भी नहीं जा सकता, इसलिए मुझे नीचे देखना पड़ता है। तो कैमरे का जो कनेक्शन है वो टूट जाता है, इसके लिए क्षमा मांगता हूँ मैं। तो फिलहाल यहाँ पर देखते हैं कि जो यहाँ पर ये जो आंकड़ा मैंने आपके लिए लाया है, ये आंकड़ा जो है कि लबासना का है, जहाँ पर अगर आप IAS कंप्लीट बन जाते हैं प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू के बाद, जब आपकी मेरिट लिस्ट आती है और जब आप IAS बन जाते हैं तब आपको लबासना जाने का मौका मिलता है। बहुत से लोगों का सपना होता है लबासना जाने का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या बात कही जा रही है कि यहाँ पर एक जो है कि तथ्य है, डेटा है, उसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करता हूँ जल्दी से। तो ये डेटा हमें बता रहा है कि जो 19 यहाँ पर देखें, अच्छा शुरू से बताता हूँ। 2016 के एक डेटा है दोस्तों, वहाँ पर कि 377 कैंडिडेट फाउंडेशन कोर्स होता है एक, वहाँ पर आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है कि कोई वीडियो और देख सकते हैं। लबासना का फाउंडेशन कोर्स है और उसमें जो है कि 377 कैंडिडेट थे, जिसमें से केवल 13 कैंडिडेट, सोचने वाली बात है कि केवल 13 कैंडिडेट थे जिन्होंने हिंदी में पेपर लिखा था। ताजुब की बात है। और आगे देखें यहाँ पर आंकड़ा कैसे जो है कि गिरता गया कि 2018 का जो है कि जो आंकड़ा है उसमें 370 लोग थे, जिसमें से 8 लोग हिंदी से लिखे थे। ताजुब की बात है। और 326 जो कैंडिडेट थे उसमें से केवल 8 लोग लिखे थे। और यहाँ पर 2019 में, क्षमा चाहता हूँ, 2019 में पार्लियामेंट में एक प्रश्न पूछा गया, कितने कैंडिडेट ने हिंदी में पेपर लिखा। तो यहाँ पर बताया गया कि 812 में से 485 मेंबर ने हिंदी में लिखा था, जो कि गलत है। गलत कैसे है, मतलब मिसलीडिंग है। गलत तो नहीं कह सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर एक मिसलीडिंग ये है कि दोस्तों जो हिंदी का जो यहाँ पर कंपलसरी पेपर होता है उसमें ज़्यादातर मेंबर हिंदी को चुनते हैं। तो इन्होंने जो इसके बाद जो मेंस के 4 पेपर हैं उनको इन्होंने इंग्लिश में लिखा था। केवल जो कंपलसरी पेपर है उसको इन्होंने हिंदी चुना था, जिसके कारण यह जो आंकड़ा आपके समक्ष आ रहा है यह गलत निकल कर आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ये मैंने पूरी कहानी समझाया आपको, बुलेट पॉइंट में लिख दिया हूँ जिससे कि मुझे समझाने में आसानी हो, नहीं तो फिर ज़्यादा लिखा रहता है तो ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। इसके बाद यहाँ पर देखें, इसको मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि जो IFS की जो सर्विस है, IAS, IPS और IFS 3 होती हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश में, यहाँ क्या है कि जो IAS IPS के पेपर होते हैं, गौर कीजिएगा, वहाँ पर इंग्लिश जो है वो कंपलसरी पेपर है, मतलब जब आप पासिंग मार्क है। लेकिन जो IFS का पेपर है दोस्त, उसका जो नेचर है, इसकी प्रीलिम सेम होती है। पहली बात बता देता हूँ, कभी एग्जाम पैटर्न के बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि जो प्रीलिम्स होती है वो सेम होती है, लेकिन जो मेंस वाला, जो मेंस जिसमें मार्क जुड़ते हैं
प्रीलिम्स तो जान ही रहे हैं कि क्वालिफाइंग है लेकिन बहुत कठिन है, सबसे ज़्यादा कठिन वही है। तो फिलहाल तो यहाँ की जो प्रीलिम्स होती है वो IAS IPS और IFS के लिए सेम होती है, लेकिन जो इंग्लिश का पेपर होता है यहाँ पर मार्क काउंट किए जाते हैं, तो कंपटीशन बढ़ गया, लाजमी है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो और पेपर हैं उनको आप हिंदी में लिख ही नहीं सकते, ऑप्शन ही खत्म हो गया। अब बताइए मतलब हिंदी माध्यम का कोई बच्चा कैसे जो है कि काम कर पाएगा, अब और क्या बात कही जाए। और इसी के साथ साथ मैं एक प्रश्न आपसे पूछने वाला था लेकिन भूल गया, जल्दी से पूछ लेता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, पूरा इरेज कर देता हूँ और जल्दी से ये प्रश्न पूछता हूँ। आपको अपना ओपिनियन शेयर करना है कमेंट बॉक्स में, आपको अच्छा उत्तर लिखना है। यहाँ पर प्रश्न है ये है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, अगर वह हिंदी में लॉ की डिग्री दे रहा है और वो बच्चा अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की ख्वाहिश है, उसका सपना है, तो यार वो कैसे सफल होगा? क्या ये सोचने वाला प्रश्न नहीं है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसके बारे में। और जो ये प्रश्न पूछा है मैंने, इसके बारे में आपकी क्या राय है, इसको भी प्रकट करें। तो अब अगले अपना टॉपिक जो है उसमें देखते हैं। तो यहाँ पर हैशटैग करके इसको भी बता दिया। अब इसके बाद में मेंबर की बात की जाए तो जो अधिकतर मेंबर होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, वो रिटायर IAS ऑफिसर होते हैं या फिर UPSC से रिलेटेड ही होते हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रदीप जोशी जी को, जो कि एजुकेटर हैं, उनको जो है कि बनाया गया है मेंबर, ठीक है। अब इसके बाद में एक स्टडी की बात की जाए, हिंदू इंडियन एक्सप्रेस जैसे पेपर जो कि प्रख्यात हैं, UPSC के लिए बहुत ज़्यादा माने गए हैं। और मतलब अब क्या कहा जाए, तो वहाँ आप जान ही रहे हैं कि मतलब वही है कि सुबह सुबह उनको द हिंदू और वो जो एस्पायरेंट वाली आई थी ना, उसमें जो है कि कहानी आपने देखा होगा, तो उसने कहा था कि मेरी शुरुआत जो है वो हिंदू के साथ ही होती है। तो यहाँ पर स्टडी मटेरियल की बात की जाए, जैसे कि जितनी भी वेबसाइटें हैं वो सब इंग्लिश में हैं। IR के लिए जैसे जो टेक्निकल टर्म हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, जो करंट अफेयर के मुद्दे हैं, जैसे IR हो गया जिसमें करंट अफेयर के मुद्दे हो गए, तो इन साइंस एंड टेक के मुद्दे हो गए, तो ज्योग्राफी के बहुत से मुद्दे हो गए, वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। ऐसा मत कहें कि समानताएं होती हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। और जैसे इकोनॉमी में भी बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, हिंदी माध्यम के बच्चे और इंग्लिश माध्यम के बच्चे में ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिल जाता है। जो मतलब करंट और जो डायनेमिक टॉपिक हैं, स्टैटिक में तो मामला चल जाता है, लेकिन जो डायनेमिक हैं उनमें बहुत दिक्कतें होती हैं हिंदी माध्यम के बच्चों को। और फिर इसके बाद में अगला जो स्टडी मटेरियल की बात भी कर लिया मैंने। और इसके बाद रिजल्ट भी आपको साफ साफ दिखता है कि हिंदी माध्यम का कितना आ रहा है। फिलहाल रवि सिहाग जी ने बहुत बड़ा काम किया है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से रिलेटेड जितनी भी बातें थे मैंने पूरा मतलब कवर करा दिया। अब आगे देखता हूँ कौन सी बात बची है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बची है ट्रांसलेशन को लेकर। हिंदी विभाग में सबसे बड़ी बात यहाँ पर ट्रांसलेशन को लेकर कही जा रही है कि दलित जो है कि दलित के लिए यहाँ पर जो शब्द यूज किया गया है उसको देखें इंग्लिश में और हिंदी में इसको दलित लिखा गया और यहाँ पर ये डाउन ट्रोटन लिख दिया गया। डाउन ट्रोटन का मतलब क्या हुआ कि बहुत बड़ा गोला है। ये क्या है, ये डाउन ट्रोटन को प्रदर्शित करता है। उसमें से जो है कि बहुत छोटा सा गोला जो है वो दलित को प्रदर्शित करता है। अब जो व्यक्ति इसको केंद्र में रखकर अपना आंसर लिखेगा वो पूरे मतलब बहुत व्यापक अर्थ में इसको देखेगा। वहीं दलित को केंद्र में रखकर कोई भी स्टूडेंट अगर एस्पायरेंट अगर मेंबर जो कि IAS एस्पायरेंट है, स्टूडेंट है, वो अगर आंसर लिखेगा तो बहुत छोटा लिखेगा। इसको मैं जल्दी से एक अपने उदाहरण के साथ जोड़ करके बताता हूँ कि जैसे देखें, यहाँ ध्यान से मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखें ये जो बड़ा गोला है ये क्या है, ये सबलीकरण को प्रदर्शित करता है दोस्तों। और इसके अंतर्गत जो छोटा सा गोला है ये क्या है, रिजर्वेशन को प्रदर्शित करता है। तो इस कहानी को इसके साथ अगर आप लिंक करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो बड़ा गोला है वह सबलीकरण को प्रदर्शित करता है और जो छोटा सा गोला है वो आरक्षण को प्रदर्शित करता है। आरक्षण जो है वो तो केवल एक झुंझुना है, लेकिन अब उस पर राजनीतिक मुद्दे हो रहे हैं। और EWS पर एक लेक्चर CM सर बनाए हैं, आप उसे देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की बात कही गई है, आप उसे जरूर देखें। वहाँ पर बहुत विस्तार से चीज़ों को कवर किया गया है, सभी पक्षों विपक्षों को भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और आगे कहा जा रहा है 100 परीक्षण। अब बताइए 100 परीक्षण मतलब किसी चीज़ की बहुत बेहतरीन तरीके से आपको व्याख्या करनी है तो उसको कह दिया गया 100 परीक्षण। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि स्टील प्लांट तो मतलब सब समझ सकते हैं स्टील प्लांट क्या है, लेकिन अगर आप उसको इस्पात का पौधा लिख देंगे तब आदमी क्या समझ पाएगा। सब्सिडी को देखें क्या लिख दिए हैं, हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। सहायक
अब देखें सब्सिडी को इस तरीके से लिख दिए हो तब कौन समझ पाएगा। इसको हिंदी माध्यम के बच्चे के लिए कितनी बड़ी समस्या है। दीमक को देखें क्या लिख दिए हैं, दीमक की क्या हिंदी है। दीमक तो सब कोई भी समझ सकता है, लेकिन अब यही लिख दिया जाए लकड़ी में यह कीट लग गया तब कौन समझ पाएगा। अर्थ आवर के बारे में देखें क्या लिख दिया इन्होंने लिख दिया है कि पृथ्वी काल। अब देखें संकल्पना कॉन्सेप्ट को साप्रत्यक्षीकरण लिख दिया है। तो इस तरीके से कितनी बड़ी चुनौती है। तो इसीलिए डॉक्टर विकास देव कीर्ति का बहुत प्रसिद्ध वाक्य चलता है कि जैसे लगता है कि जो ट्रांसलेटर लाए जाते हैं वो मंगल ग्रह से लाए जाते हैं। ये जो ट्रांसलेट किया गया है हिंदी से इंग्लिश का हिंदी से, ये बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए बार बार प्रोटेस्ट बहुत बार जो है कि विरोध होते हैं और ये वास्तविकता भी है, ये मतलब होना भी चाहिए। ये एक तरीके से खुली प्रतियोगिता जो है कि नहीं प्रदर्शित करता। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपको मैंने आंकड़े बताए उससे यही लग रहा है कि हम जो है कि इंडियन जो है कि नौकरी नहीं कर रहे हैं, काल की जो नौकरी है उसको कर रहे हैं। यहाँ पर एक तरीके से जो आलोचक हैं इसका भी तंज कसते हैं और इसके साथ साथ इस आलोचक इसकी बात की भी चर्चा करते हैं कि एक व्यक्ति जो कि IAS बनकर मतलब ग्रामीण एरिया में गांव में जाकर काम कर रहा है, उसके लिए हिंदी तो अनिवार्य होना ही आवश्यक है। आप उसे इंग्लिश में क्यों जो है कि इतना ज़्यादा पारंगत बना रहे हैं, उसके लिए भी समस्या है। अगर वह गांव के लोगों से मतलब जुड़ नहीं सकता, कनेक्ट नहीं हो सकता, तब बहुत दिक्कत है। वो चीज़ों को जब समझ नहीं सकता तो समस्याओं को कैसे समझेगा। तो इन सभी जब समस्याएं समझ में आएंगी तभी तो हम उनका समाधान निकालेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी रोचक लगा होगा, जानकारी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काफ़ी मेहनत से मैंने चीज़ों को एकत्र करके आपको बताने की कोशिश की है। तो आज के इस मतलब पावन अवसर पर मैंने इन चीज़ों को आपके समक्ष निष्पक्षता के साथ, इसमें मतलब किसी की मैंने आलोचना नहीं की, लेकिन जो कमियां हैं उन्हें सुधारने के लिए एक मतलब वीडियो बनाया मैंने। तो ये जो है कि छोटा सा वीडियो है, तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये बहुत ही रोचक वीडियो है, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ साझा करने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें और ऐसी जानकारी पाने के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा अथवा जो मैंने आपके समक्ष तथ्य तर्क और ये जो बातें आपके समक्ष प्रस्तुत की, ये आपको कैसी लगी इसके बारे में भी जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।